माता की भारत माता की भारत माता की। अब ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी बंधुओं का स्वागत है। और इकट्ठे होके फिल्म देखना भी अपने आप में एक समरसता है। सवाल इस समय बहुत सारे हैं। देश की परिस्थिति आज 1947 से ज्यादा बस है। अगर 1947 का इतिहास पढ़ेंगे, 46 का इतिहास पढ़ेंगे, इतनी बस स्थिति नहीं है जितनी आज की बस है। और एक वर्ग इस इंतजार में है कि कैसे वो हिंदुस्तान पर कब्जा करेगा। और 47 में जो विभाजन हुआ उसकी भी ओरिजिनल फाइल हमने जब निकाली तो जिन्ना माउंटबेटन से मिलने गया। ये जो फिल्म में दिखाया ये सब कहानियां पता नहीं कहां से आई। जिन्ना माउंटबेटन से मिलने जाता है और कहता है कि हिंदुस्तान तुमने मुगलों से लिया था, हमको वापस करो। जब जा रहे हो, स्टेटस को मेंटेन कर रहे हो पुराना, तो हम हैं उत्तराधिकारी। लेकिन जब वो ये कहता है माउंटबेटन, और ये मैं बता रहा हूँ, ये चिट्ठी माउंटबेटन ने लिखी है। तो चिट्ठी माउंटबेटन ने चिट्ठी लिखी अपने प्राइम मिनिस्टर को। वो हर 15 दिन में एक आगे यात्रा के नाते और एक प्राइम मिनिस्टर, एक यहाँ गवर्नर जनरल के नाते चिट्ठी लिखता है। वो चिट्ठी लिखता है, कहता है कि जिन्ना मुझसे आकर मिले और जिन्ना मुझसे कह रहे हैं कि तुमने हिंदुस्तान हम लोगों से लिया था, जब तुम आए थे तो हमारा बादशाह था, ये वही मेंटेन करके जाना है। माउंटबेटन उसमें लिखता है, उससे कहता है कि ये संभव नहीं है क्योंकि हमको एक पॉलिटिकल अथॉरिटी यूएनओ के तहत उसको ट्रांसफर करना है। और अभी मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी ऐसी नहीं है जिसको देश संभालने की जिम्मेदारी दी जा सके। तो जिन्ना आगे कहता है कि फिर हमें भूमि का एक टुकड़ा दे दो, हम हिंदुस्तान फतेह कर लेंगे। यहां से नींव रखी गई पाकिस्तान की। कहानियां बनाने के लिए बहुत कुछ बनाएगी, लेकिन पाकिस्तान की नींव यहां से रखी गई जब जिन्ना कहता है कि अगर हिंदुस्तान हमको नहीं दे सकते तो हमको एक भूमि का टुकड़ा दे दो, हम हिंदुस्तान फतेह कर लेंगे। इस बात को कह के नहीं, फतेह कर लेंगे बाद में, हम जीत लेंगे, इस बात को माउंटबेटन अपने यहां लिखता है, वो सैंक्शन देते हैं। और ये भी सत्य है कि इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया एक्ट पहले हमारे नेताओं को पकड़ाया गया था। कहा तो ये गया, आज का इतिहास ये कह रहा है कि नहीं, हमारे नेताओं को तो पता ही नहीं था, वो तो वहां से बनकर आया और उन्होंने नींव रखी थी। हकीकत ये है कि पहले यहां बना, यहां उस पर चर्चा हुई, उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुआ। और इसके साथ एक और शर्त रखी गई। वो शर्त थी कि हिंदुस्तान में लगभग 600 रियासतें थी, उनमें से 150 मुस्लिम राजा थे। तो ये हुआ कि ये जो विलय की प्रक्रिया है कि ये प्रिंसली स्टेट कहां जाएंगी, ये प्रक्रिया में राजा तय करेगा। कांग्रेस कह रही थी कि नहीं, जनता तय करेगी, वो कह रहे थे राजा तय करेगा। इसका अर्थ ये था कि 150 रियासतें उनके पास जाती तो हिंदुस्तान के अंदर 150 पाकिस्तान बनते, विभाजन के बाद भी। सौभाग्य से स्वीकार कर लिया, सौभाग्य से हमको गृह मंत्री मिल गए अच्छे। उन्होंने जब 25 जुलाई की बैठक करवाई प्रिंसली स्टेट की, तो माउंटबेटन को उन्होंने जो लिखा, क्योंकि अब तो सरकार हमारी बन चुकी थी, माउंटबेटन को लिखा, तो माउंटबेटन ने जब भाषण दिया तो उसने कहा कि आप आज से लीगली फैक्चुअली फ्री हैं, लेकिन आप अपने मन से जा सकते हैं, चाहे हिंदुस्तान में चाहे पाकिस्तान में, परंतु कंडीशन ये इसमें है कि आपकी बाउंड्री उस डोमिनियन से लगनी चाहिए। ये एक लाइन नीचे अपने आप पे काम कर गई कि बाउंड्री अगर डोमिनियन से नहीं लगती तो आप वहां नहीं जा सकते, क्योंकि भोपाल, हैदराबाद सब तैयार बैठे थे, हम वहां जाएंगे। और जिन्ना भी ये सोचकर बैठा था कि यहां पर उसको इतनी सारी रियासतें मिल जाएंगी तो हम फतेह कर ही लेंगे। एक फौजी बेड़ा होगा, सिस्टमैटिक तरीके से इंटरनेशनली उसको हथियार रखने का अधिकार होगा, बॉम्ब बनाने का अधिकार होगा, युद्ध करने का अधिकार होगा, और दूसरी तरफ हमारे 150 यहां होंगे। और गांधी जी के सामने प्रस्ताव रखा कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को मिलाने का हमें रास्ता दे दो और हवाई मार्ग दे दो। हवाई मार्ग को भी हमने उस समय स्वीकार नहीं किया, और ये परिस्थितियां ऐसी बन गई कि बीच से मार्ग भी स्वीकार नहीं हुआ।
इसीलिए 71 का युद्ध हमारे ऊपर सिर्फ इस बात के लिए हुआ क्योंकि वो अपने प्लेन निकालकर वहां ले जाना चाहते थे और हमने निकलने नहीं दिया, यहां से युद्ध शुरू हुआ था। क्योंकि हम तो उसमें रोल में ही नहीं थे, मुजीबुर रहमान लड़ रहा था क्योंकि पाकिस्तान ने उसको पाकिस्तान मानने से मना कर दिया, तो उनका गृह युद्ध था। लेकिन हमसे लड़ाई इस बात की हुई क्योंकि वो प्लेन हमारे यहां से फाइटर जेट निकालना चाहते थे, हमने मना किया था। ये 47 की गतिविधि तय हुई थी और जब पाकिस्तान का निर्माण हो गया, प्रिंसली स्टेट के सामने कंडीशनें आ गई, तो उनका उद्देश्य भारत फतेह करना था। इसलिए 47 में उन्होंने युद्ध कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर। और मजे की बात यह है कि हमारे यहाँ एक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति हुए और वो यहीं बगल के फर्रुखाबाद जनपद के रहने वाले थे, जाकिर हुसैन। वो 7 भाई थे, 5 पाकिस्तान गए, 2 हिंदुस्तान में रहे। एक जामिया मिलिया का वाइस चांसलर बना, एक एमयू का वाइस चांसलर बना, जो रणनीति बनाते थे पाकिस्तान के लिए। और 5 भाई गए वहां, उनमें एक कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर बना जिसने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य तो सिर्फ एक था कि हिंदुस्तान को कैसे फतेह करें। और इसलिए उन्होंने जम्मू कश्मीर पर जब हमला कर दिया तो हमने भी, हमारी तरफ भी लोग बैठे थे जो यूएनओ चले गए, ये हो गया वो हो गया। चिट्ठियां पढ़ना शुरू करते हैं तो मालूम पड़ा कि राजा स्वयं कह रहा कि राज कमान हमको दे दो, हम जीत लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे कि नहीं नहीं, वो तो तुम तो अलग हो गए, तुम तो सौंप चुके हो सब। और अब भारत सरकार देखेगी, परिणाम हमने सबने देखे। 65 की लड़ाई सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि 62 की हम हार चुके थे, कोई कारण नहीं था। 71 की लड़ाई इसलिए हुई थी कि हिंदुस्तान को वो अपना समझते थे, मर्जी वो वहां से निकल जाएंगे। जब परोक्ष युद्ध में नहीं जीत पाए तो उन्होंने अपरोक्ष युद्ध शुरू किए। और ये जो हिंदुस्तान के अंदर लोगों को रोकने की प्रक्रिया थी, ये भी तय थी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उनके 30-35 सदस्य रोके गए थे, मुस्लिम लीग के लोग रोके गए थे, जिन्होंने यहाँ माइनॉरिटी, जिन्होंने यहाँ मुस्लिम स्टेटस, जिन्होंने यहाँ अपनी यूनिवर्सिटी, ये सब प्राविधान रखे, सेकुलरिज्म का स्ट्रक्चर दिया। और इसके तुरंत बाद जब अभी भी नहीं थमा तो उन्होंने कहा यहाँ जब तक रोके नहीं जाएंगे परमानेंट, तब तक हिंदुस्तान को फतेह नहीं किया जा सकता। और लियाकत अली यहाँ चले आए और नेहरू लियाकत समझौता हो गया। जब 2 भाइयों के बीच में बंटवारा हो गया और हमें मेरा घर मिल गया, आपको अपना घर मिल गया, तो मेरे कमरे में रहने वाला अपने घर जाएगा। लेकिन अगर बड़ा भाई ये कहते कि नहीं तुम यहाँ रह सकते, तो वो कहता मैंने चुना इसलिए यहाँ रहता हूं, मैं इसलिए नहीं रहता कि पाकिस्तान, मैंने पाकिस्तान चुना नहीं। अरे भैया, जब आपको बंटवारा हो गया, अपना घर मिल गया, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान चुनने का सवाल ही खत्म हो गया। लेकिन वो नेहरू लियाकत समझौते में ऐसा हुआ, परिणाम निकला कि आज भी छद्म युद्ध लगातार भारत में चल रहा है। उस छद्म युद्ध से का सिर्फ एक सलूशन है और वो सलूशन है घर वापसी। जैसा अभी वीर सावरकर ने कहा कि जो हिंदुस्तान को, जो भारत माता को अपनी माता मानता है वो हिंदू है। उसका मजहब हो सकता है, उसकी प्रार्थना कोई हो सकती है। हमारे घर में भी तो हम कई देवताओं को मानते हैं, एक देवता हो सकता है, लेकिन वो धर्म के ऊपर विराजमान नहीं हो सकता, वो राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन उनको तो एक ही बात समझ आई जाती कि राष्ट्र से बड़ा, यानी कि उनकी घर वापसी और भारतवर्ष को भारत मानना ही एक सलूशन है। उसके लिए वो हिंदुस्तान को कैसे कब्जा करें, इसके लिए तमाम प्रकार के युद्ध चलाते हैं। हमारे समाज के बीच में ये संभव है कि LGBTQ के नाम से काम कर रहा हो, कोई सोसाइटी के नाम से काम कर रहा हो, कोई महिला अधिकार के नाम से काम कर रहा हो, कोई चाइल्ड राइट के नाम से काम कर रहा हो। कोई बाप अपने बच्चे को गलत तरीके से शिक्षा दे सकता है, गलत ट्रीटमेंट कर सकता है, परिवार बच्चों को ट्रीटमेंट गलत कर सकता है, लेकिन ह्यूमन राइट के नाम से, चाइल्ड राइट के नाम से बाप बेटे को बढ़ाने की पूरी प्रक्रिया चल रही, पति पत्नी को लड़ाने के लिए पूरी व्यवस्था चल रही, भाई बहन को लड़ाने के लिए 2005 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया गया, कानून में परिवर्तन कर दिया गया कि अब वो मायके में भी लेगी। गलत नहीं है, लेकिन मायके में किस प्रकार से लेगी? जब वो अपने ससुराल गई तो अपने परिवार का, जिस घर में वो गई, तो हम सब जानते हैं अपनी माँ बहनों की, अपनी बहनों की बच्चियों की शादी अपने से 2 गुने 3 गुने अच्छे परिवार में करते हैं। अब वो मेरे घर में बंटवारा लेगी तो हो सकता है 10 लाख ले पाए, और उसकी ननद बंटवारा लेगी तो 10 करोड़ ले जाएगी। लाभ किसका हुआ? लाभ नहीं है, लेकिन लड़ाई का एक साधन है। प्रोटेक्शन के लिए और भी रास्ते हो सकते थे। प्रोटेक्शन के लिए कंडीशन लगाई जा सकती थी कि पति अपनी संपत्ति नहीं बेच पाएगा बिना अपनी पत्नी से पूछे। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन झगड़ा कैसे हो इसकी व्यवस्था हमारे बीच में। तमाम तरह की NGO, तमाम तरह के गैंग भारत में काम करते हैं।
और वो पैसा FCRA के जो हमने वैन लगाए हैं ना, FCRA में 30,000 NGO पहली शिफ्ट में बंद करी, अब तक उनकी संख्या लगभग 1 करोड़ हो चुकी है, 1 लाख हो चुकी है। 1 लाख NGO बंद हो चुके हैं जिनका पैसा वहां से आता है, और हमारे बीच में हमें कैसे विवाद हो, हम इकट्ठे कैसे ना रह पाए, इस पर काम होता है। हर समय पर युद्ध का तरीका बदलता है, हर समय पर हथियार बदलते हैं। आज का हथियार पब्लिक अवेयरनेस है। आज का हथियार समाज को पता भी होना चाहिए कि मेरे बीच में, मेरे घर में चाइल्ड राइट पर काम करने वाला किस NGO के तहत काम कर रहा है, वीमेंस राइट पर काम करने वाला कहां से एजेंडा तय हो रहा है, LGBTQ के नाम से काम करने वाला कहां से आया है, हमारे बीच में दलित बनाम आदर्श करने वाले कौन लोग हैं, हमारे बीच में जातियों के आधार पर जो जाति जस्टिस की बात करते हैं वो है कहां से, क्या वाकई में वो जाति जस्टिस का काम कर रहे हैं या फिर जातियों के आधार पर भेदभाव पैदा कर रहे हैं और लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बात है कि हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग, हमारे जो अग्रज हैं, हमारे जो आगे की पीढ़ियां हैं, वो कॉलेजेस में कौन से प्रोजेक्ट कर रही हैं, वो स्कूलों में कौन से प्रोजेक्ट लेकर आ रही हैं, छोटा बच्चा स्कूल में कौन सी पुस्तक में क्या लिखा है पढ़ रहा है, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उसकी पुस्तकें भी चेक करें कि उस पुस्तक में क्या लिखा है। अभी 2014 में नई सरकार बनने के बाद तमाम ऐसा लिटरेचर निकला है जिसमें यह मालूम पड़ा कि हिंदुस्तान तो पहले साहब मुगल शासन हुआ करता था, हिंदुस्तान का तो पुराना इतिहास ही नहीं है, हिंदुस्तान में तो लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ होता नहीं था, हिंदुस्तान के अंदर कपड़े पहनना नहीं जानते थे, वो आए तो उन्होंने कपड़े पहनाने सिखाए। ऐसे ऐसे इतिहास आज भी हमारे स्कूलों में, हमारी किताबों में चल रहा है, और उस पर रेगुलेशन बने उससे पहले तमाम तरह की रेफरेंस बुक है। तो रेफरेंस बुक, सरकारी बुक तो एक बार तब भी, रेफरेंस बुक अगर देखते हैं बच्चे की तो उसको जरूर पढ़ें। ये मत सोचिए मेरे पढ़ने का नहीं है, बच्चा है पढ़ेगा। और क्या है ये, आज हम सबको मालूम है, हम सबकी आयु में हमने जो पढ़ा था वो आज हम मिटा नहीं पाए। बहुत मुश्किल होती है उसको सही करना, क्योंकि दिमाग में बैठ गया और हम उसी आधार पर बहस करते हैं। और ये हमारा बच्चा जिस बात को दिमाग में बिठा लेता है वही करता है आगे, फिर उसको उसके दिमाग को परिवर्तित करने के लिए 10 गुना शक्ति लगानी पड़ती है। इसलिए आज हम अपने बच्चों को, अपने समाज के बीच में, हमारे अगल बगल कोई नया आदमी आता है, क्या हम पूछते हैं उससे कि भैया कहां से आए, पानी पी लो? क्या हमारे बीच में किसी ने कोई प्रेयर हाउस खोला और इकट्ठा होना शुरू किया तो हमने पूछा क्या कि भाई हमारे मोहल्ले में एक आदमी आया है और ये कहां से आ गया, एक बार पूछ लेते हैं? ऐसा तो नहीं कहीं हम कहते कोई आया है भाई साहब पता करेंगे, और जब तक हम पता कर पाते हैं तब तक बाद में परिणाम हम सूचना क्या देते हैं, भाई साहब इस घर में तो कन्वर्जन चल रहा है। लेकिन जिस दिन वो आया था अगर उस दिन पूछना शुरू कर देते तो उस कन्वर्जन वाले की हिम्मत नहीं थी कि मेरे मोहल्ले में आकर दुकान खोल लेता। लेकिन हमने पहले ध्यान नहीं दिया, जब तक उनकी संख्या ठीक ठाक हो गई और बढ़कर तैयार हो गए, वो लड़ने की स्थिति में आ गए, तब हमको समझ में आया कि यहाँ तो कन्वर्जन चल रहा है। जब वहां मस्जिद खोलने का नंबर आ गया, लाउड स्पीकर लग गया, तब अपने को समझ में आया कि ये तो लाउड स्पीकर लगकर मस्जिद तैयार हो गई। लेकिन जिस दिन वो आया था, हमारी जिम्मेवारी बनती कि मेरे मोहल्ले में अगर कोई आया तो खटखटा के पूछे भाई साहब कहां से आए। हमको लगता है अरे हम क्यों पूछे, नहीं हमारा यही रोल है। हमारे अगल बगल सब्जी वाला, ठेले वाला, खोंचे वाला मोहल्ले में घुसता है, पूछ कर पूछो तुम्हारा नाम क्या है, आधार कार्ड भी रखते हो क्या, सिर्फ इतना पूछना। आगे से मोहल्ले में आना लोग बंद कर देंगे। आपके मोहल्ले में हरी चादर लेकर एक लाउड स्पीकर लगाकर आता है, आप ये मत सोचिए कि हमारे मोहल्ले में उसको पैसे नहीं देते इसलिए वो बेकार है चला जाएगा। वो आपके घर की कहीं रैकी तो नहीं कर रहा। आपके घर में ब्लाउज पेटीकोट बेचने के लिए सस्ते दामों में कोई घुस रहा है, घर में बैठा के हम उसकी दुकान खुलवा रहे हैं। ऐसा तो नहीं आपके घर के रास्ते देख रहा था, ऐसा तो नहीं आपके बच्चियां देख रहा था, बच्चों को देख रहा था। इसलिए इन चीजों का कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन नहीं करना। सरकार अपनी है, देश अपना है, व्यवस्था सही चल रही, सिर्फ इतना करना है कि जागरूक है कि कुछ गलत तो नहीं होने जा रहा हमारे यहाँ, और नहीं होने जा रहा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम पूछना, 10 लोग पूछना शुरू कर दे एक व्यक्ति से कि भाई वो कपड़े बेच रहा है, उसको रोके, कहां से आए, कहां रहते हो, कब यहाँ आए, कपड़ों में क्या बेचते हो, कहां से लाते हो, तुम्हारा नाम क्या है, आधार कार्ड भी जिम में रखते हो क्या? वो कहेगा क्यों भारत में आधार कार्ड, ये वो आपको दिखाए क्या?
नहीं भैया मेरे मोहल्ले की बात है, सिक्योरिटी की चिंता रहती है, तुम तो शरीफ आदमी लगते हो लेकिन बड़े बड़े बदमाश आते हैं इसलिए दिखाई दो यार। क्या बुराई है इसमें कहने में? अपने आप व्यक्ति सरेंडर करने लगता है, इस मोहल्ले में नहीं घुसना, इस एरिया में नहीं ताकना, इसकी रैकी नहीं करनी। ये छोटी छोटी चीजें अगर हम कर लें तो हमें बहुत बड़े आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें जहां संदिग्धावस्था अपने को लगती है, हमारे पास सिस्टम है, आप किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, आपके पास लाइनअप है, उससे प्रशासन तक बात पहुंच सकती। आज प्रशासन करने को तैयार है, वो खोज रहा है ऐसे लोगों को। लेकिन हमारी मजबूरी है या हम कहें कि हमारी निष्क्रियता है कि हम उसको नहीं बता पा रहे। हमारे मोहल्ले में आतंकवादी रह रहा है लेकिन हम उसको सूचित नहीं कर पा रहे हैं। इतनी सी हमारी समस्या है और हमें लगता है कि जो हमारा काम है वो हम ही कर पाएंगे, प्रशासन नहीं कर सकता। हमारा काम हम कर पाएंगे, सरकार नहीं कर सकती। वो हमारा सपोर्ट कर सकती, वो हमारे लिए अच्छा बुरा सोच सकती, लेकिन हमारे घर में क्या हो रहा, हमारे पड़ोस में क्या हो रहा, मेरी छत पर क्या हो रहा, मेरे मोहल्ले में क्या हो रहा, मेरे क्षेत्र में कोई जमीन पड़ी हुई है वहां गुम्मे कब रख दिए गए, वहां अगरबत्ती किसने पहली लगा दी, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि 2 अगरबत्ती हमने लगी देखी तो सोच कर ये कह दिया देखो कोई कलाकारी कर रहा है। नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसकी अगरबत्ती 4 बार उखाड़ कर फेंक देंगे, अभी वो उगा नहीं है। अगर अगरबत्ती हमने उखाड़ कर फेंक दी और सामने वाले से पूछ लिया भाई यहाँ तू कैसे, तो सामने वाला जाने वाला है। इतना हमारा दायित्व बनता है। इस फिल्म में उस समय जो समस्याएं थी उसको एड्रेस किया, लेकिन आज जो समस्याएं हैं उसको हमको ही एड्रेस करना है, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। क्या हमने कोशिश की कि हमारे घर के बगल में 10 परिवार रहते हैं, हमारे शाखा में आने वाला या हमारे संगठन के साथ जुड़ा हुआ 12वें घर में रहता, उसको तो हम बुला लेते। क्या इन 10 घरों में भी कभी खटखट करके पूछा, क्या इनके साथ कभी बैठने का, या इनसे सिर्फ इतना पूछा भाई साहब कोई समस्या तो नहीं? कुछ नहीं करना। कोई नया मकान मोहल्ले में बन रहा है, भाई साहब पानी की आवश्यकता हो तो मेरे घर में ले लेना, मेरा घर सामने। इतना कहने में हौसले भी मिलेंगे और आपको करेक्ट सूचना भी मिलेगी। और अगर कोई गलत विचार से आया है तो वो हतोत्साहित भी होगा। तो हम छोटी छोटी गोष्ठियों के रूप में 10, 15, 20 परिवारों के कुछ संगठन, एक बिल्डिंग बड़ी है तो बिल्डिंग में 10 परिवार हैं तो उनके साथ बैठना, सिर्फ इतना शुरू करते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से हमें लगता है हमारा जो रोल है वो हम पूर्ण कर पाएंगे और ये हमें करना चाहिए। आज बहुत सेंसिटिव स्थिति में देश है। 47 में इतना सेंसिटिव नहीं था जितना आज सिचुएशन खराब है, क्योंकि वो सोच कर बैठे हैं कि हमको 1857 में सत्ता ली थी, 1857 वाली सत्ता चाहिए। आज सरकार बहुत बड़े स्तर पर सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन जैसा हम बार बार कह रहे हैं सरकारों के वो उतने हैंड नहीं है। अगर हम उनके हैंड बन जाएं तो इस दृष्टि से हम बचा सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, वो विषय ये है कि संख्या को केवल संख्या काट सकती है। जम्मू कश्मीर में समृद्ध था हिंदू, मजबूत था हिंदू, किलेदार था, जमींदार था, लेकिन संख्या को फेस नहीं कर पाया। सब कानून भी थे, प्रशासन भी था, शक्तियां भी थी, सब कुछ था, समृद्धता थी, लेकिन संख्या को फेस नहीं कर पाया। इसलिए संख्या को ये मत सोचिए कि ये संख्या देश पर लोड बढ़ा रही है। संख्या सबसे पहले हमको बचाए, इसके लिए भी संख्या चाहिए। हम 2 से 3 कर सकते हैं क्या? हम 4 कर सकते हैं क्या? हम अपने बच्चे का विवाह 20-22 साल में कर सकते हैं क्या? क्योंकि अगर 2 की प्रणाली भी मानेंगे कि हम 2 हमारे 2, तो भी हमारे यहाँ 100 साल में 3 पीढ़ियां होती हैं और सामने 100 साल में अगर 2 भी वो पैदा करेंगे तो 5 पीढ़ियां होती हैं, यानी कि 2 पीढ़ी बढ़ा देते हैं। तो क्या हम सोच सकते हैं, हम में से जितने बुजुर्ग और बड़ी आयु के रहे होंगे हैं, उनको सबको समझ में आएगा, सब परमेश्वर तय करता है। सफलता हम कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन हमको वही सफलता मिलती है जो ईश्वर तय करता है। हाथ पैर तो हम फैलाते ही, इसलिए आगे का भविष्य भगवान तय करेगा, लेकिन बच्चे तो हम ही पैदा करेंगे, विवाह तो हम ही अपने बच्चों के करेंगे। क्या हम ये विचार कर सकते हैं कि हमारा 22 साल में बच्चों का विवाह हो जाए, 21 साल में बच्चों का विवाह हो जाए, ताकि 2 पीढ़ियों का जो फर्क है वही दूर हो जाए? 2 का भी अगर जितने प्रणय करेगा उसने प्रणय कर लिया, हम 2 से ज्यादा नहीं करेंगे। ना करो भैया,
क्योंकि उसको समझाते समझाते थक गए कि एक ज्यादा कर लो तो सुरक्षा की दृष्टि से आ जाएगा। लेकिन 2 पीढ़ियां आप 100 साल में बढ़ा देते हैं उनकी। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारा भविष्य देखते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग उसी प्रकार का भविष्य देख रहे थे और सब भविष्य के चक्कर में अपनी माताओं बहनों जमीनों को छोड़ कर आना पड़ा। तो जमीन रहना, घर रहना, स्थान रहना, हम त्योहार और उत्सव तब मनाएंगे जब मेरे पास जमीन होगी। कहां मनाओगे? हम उत्सव त्योहार तब मनाएंगे जब हमारे पास संख्या होगी। हम किसी प्रकार के कोई कार्यक्रम तब कर पाएंगे जब मेरे पास संख्या बल होगा। लेकिन अगर भूमि और संख्या नहीं होगी तो हम कहां काम करेंगे, क्या काम करेंगे? छुपने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। छोड़ते छोड़ते तो यहां आ गए, अब क्या समुद्र में जाएंगे आगे? इसलिए इन चीजों को निश्चित रूप से ध्यान रखें। संख्या का एक और फार्मूला है। आप सोच कर देखिए कि अगर हमारी आबादी कम होती है और हो रही है तो 60% आज 10 साल का जो बच्चा है उसमें 40-60 का रेशियो हो चुका है। आपको हमको लगता है कि नहीं 16% वोट है। ये वोट 16% मत देखिए, आबादी देखिए कि वो 40% हो गई है। जब बच्चों की केवल 10 वर्ष का बच्चा काउंट करोगे 40% आबादी हो गई है। और हमारी आबादी में बूढ़ी आबादी ज्यादा है। हमारा 40% बच्चा जो होगा वो 60% का भार उठाएगा 60% का। 40% लड़ने वालों से भी वही लड़ेगा, सुरक्षा में भी वही जाएगा, व्यापार भी वही करेगा और देश की रक्षा भी वही करेगा। क्या इतना लोड वो सह पाएगा? हमारे 2 बच्चे जिन पर मेरी चिंता भी होगी, मेरे परिवार की चिंता भी होगी और सामने 2 लड़ने वाले भी सामने होंगे, 3 लड़ने वाले सामने होंगे, वो व्यापार भी करेगा, काम भी करेगा, राष्ट्र रक्षा भी करेगा, सेना में भी भर्ती होगा। क्या ये 2 बच्चे इतना भार उठा पाएंगे? क्या हमारे एक बच्चे को दूसरा सिक्योरिटी दे पाएगा? हम गांव के रहने वाले, हमारे यहाँ तो ये कहा जाता भैया कि 4-5 कर लो। क्यों? क्योंकि अगर हमला हो गया तो हमारे 5 तो हैं। मैं हमारी संख्या, क्योंकि वहां पार्टीबंदी चलती है, संख्या ही सब कुछ है। और जैसे जैसे हम संख्या कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे शहरों में ये समस्या आती जा रही है। हम चुपचाप देख रहे हैं कि हमारे बगल में मस्जिद बन रही, हमारे बगल में ये प्रेयर हाउस बन रहा, हमारे बगल में कन्वर्जन चल रहा और हम कहते हैं साहब हम अकेले हैं, करें क्या? ये 2-3 समस्याएं ज्वलन जो मेरी समझ में आई वो हमने बताने का प्रयास किया है। एक चीज और जो उसको पूरा करके पूर्ण करेंगे, इस्लाम सदैव सत्ता के साथ बढ़ा है। इस्लाम को अगर उठाकर देखोगे, इस तरह की कोई जो समस्याएं बढ़ी हैं वो सत्ता के साथ। ईसाइयत बढ़ी भारत में कैसे? सत्ता के साथ। इस्लाम भारत में बढ़ा कैसे? सत्ता के साथ। सत्ता के साथ ही खत्म होगा। इसलिए हो सकता है कैंडिडेट मेरे मन का ना हो सकता है कि हमें उसकी शक्ल अच्छी ना लगती हो सकता है मुझे उसके 4 पाप भी मालूम हो, लेकिन सत्ता के साथ ही मुकाबला कर सकते हैं। और नहीं तो मुट्ठी भर ईसाई आए, मुट्ठी भर मुसलमान आए, तब हमारी आबादी 98% हुआ करती थी, वो 2% ने हमको गुलाम 800 वर्ष रखा। हमारी आबादी हिंदू मुसलमान दोनों को मिलाकर 98% 99% होती थी और मुट्ठी भर ईसाइयों ने हम सबको धता बता कर रखा। क्या है? सत्ता के साथ ये चीजें चलती हैं। इसलिए सत्ता का भी ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी बनती है। केवल मेरा वोट नहीं, मेरे साथ भी जो है उनका भी ये मेरा दायित्व बनता है। कोई नाराज है तो उस पर दायित्व बनता है, कोई दुखी है तो उससे दायित्व बनता है, क्योंकि ये व्यक्ति आते जाते रहेंगे। आपके भविष्य को एक कैंडिडेट के आधार पर आप दांव पर नहीं लगा सकते। इसलिए याद रखिएगा कि सत्ता भी बहुत जरूरी है और वो सत्ता मिलने से ही आप इकट्ठे होकर फिल्म देख पा रहे हैं। सत्ता अगर ऐसा ना होती तो शायद ये फिल्म ही रिलीज ना होती, और अगर रिलीज भी हो जाती तो हमें देखने के लिए LIU अब तक आ चुकी होती। हम स्पीच ना कर पाते हैं। इसलिए सत्ता भी दिमाग में रखना ही चाहिए। आप लोग इकट्ठे हो जाइए, आपका कैंडिडेट जो भी है उसके साथ आपकी एक बैठक करवाने का प्रयास करेंगे। आप इकट्ठे हो जाइए, समय तय कर लीजिए, 1-to-1 वार्ता आपकी करवा देंगे। जो भी गिले शिकवे हैं खूब चिल्ला कर कहना, लेकिन अभी सत्ता आवश्यक है, ये ध्यान रखिएगा।
जो नाराज हैं उनको भी समझाना यही कि सत्ता ध्यान में है या कैंडिडेट ध्यान में है। अगर नहीं है तो वो गलती मत करिए जो 11वीं सदी में लोगों ने की थी, वो मत करिए जो पानीपत के युद्ध में गलती हमसे हुई थी, वो मत करिए जो तराइन के युद्ध में गलती हमसे हुई थी कि सेना लड़ रही थी और हम देख रहे थे। परिणाम हमारी 800 वर्षों तक हमारी पीढ़ियों ने भुगता है। उस एक पीढ़ी की गलती कि इनका काम है लड़ना, मेरा तो नहीं, हम तो देखने आए। राइटर लिखते हैं कि अगर देखने वाले एक एक पत्थर मार देते तो विरोध की सेना खत्म हो जाती, लेकिन उनको यह था कि लड़ने वाले लड़ तो रहे, हमारा तो रोल नहीं है। ऐसी गलती हमको नहीं करनी है। सत्ता परिवर्तन हुआ उस समय और परिणाम हमने सबने भुगते, हमारी पूर्वजों ने, पीढ़ियों ने भुगते। इसलिए ऐसा समय ना आए कि ऐसे परिणाम भुगतने पड़े। इतने आग्रह के साथ आप सभी को निवेदन करता हूं कि अभी चुनाव का उत्सव चल रहा है, उसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी करिए। ये मत सोचिए कि हम नहीं जानते, ये मत सोचिए कोई नया है, ये मत सोचिए कि पुराना कहां चला गया, हमारे तो ये वो फलाना डिमाका कार्यकर्ता और ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सर गिनाओ वहां कितने लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं, तो सर गिनाने का काम हमारा है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक सर वहां गिना जाएगा कि नहीं। वो सर अच्छा है, खराब है, फूटा है, लंगड़ा है, लूला है, सर है, गिनती में आता है। इसलिए गिनती कराना हमारा काम है और लोकतंत्र में गिनती हमारे वोट से होती है, इसलिए वो गिनती भी पूरी करनी पड़ेगी। हम आप सभी से ये आग्रह करते हैं कि एक बैठक बड़ी सी रखिए, कैंडिडेट को बुलाइए अपनी तरफ से, नहीं बुला सकते तो हम बुला लेंगे, ले आएंगे, बिठाकर बात करेंगे और तब कुछ अच्छा आगे बढ़कर काम करेंगे। आपने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बात बताई। आज अपने इस कार्यक्रम में हम लोगों ने 6वीं बार इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित किया है।